ये स्पेसिफिकली सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी का जो है वो कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। आई आई रिमेम्बर मेरे एक लेक्चर में जो है वो किसी जो है ना स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर आप सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन पर भी जो है वो बात करें। सो यस, देयर वाज समथिंग। मैंने जो अपना कोर्स डिजाइन किया था वो एक स्पेसिफिक वे में किया है। ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो पहली चीज पढ़ी है उसकी जो मिलती जुलती बात हो वो लास्ट लेक्चर में हो, नहीं। आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स, देन आई वेंट अप, एंड देन आई एम में अभी भी आपका रहता है वो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है, सॉइल प्रोफाइल है, जो कि मैं होपफुली जो है वो अ, अगले लेक्चर में जो है वो उसको कवर अप कर लूंगा। एंड आई बिलीव दैट कि मैंने शायद अ, अगर कोई सॉइल साइंस का है तो उसको पता होगा कि ये सारी चीजें जो है वो हमें बीएससी में पढ़ाई जाती हैं, थर्ड एंड फाइनल ईयर में। सिर्फ मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक्स को टच नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही फिर डीप हो जाते। लेकिन ये है कि मैंने ये पूरी सॉइल साइंस की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन वाली, पढ़ भी ली है आप लोगों के साथ। और मैंने जो है ना वो आपको भी जो है ना वो फ्री पढ़ा दी है। सो ओवर टू यू गाइस। एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी, वो यही थी कि अगर कल को आपका कोर्स पूरा भी हो जाता है सो दैट्स नॉट द एंड। अगर आपको कल को कहीं पर भी किसी भी टाइम कोई बात पढ़ते हुए या अपनी जो है ना वो एजुकेशन के हवाले से कुछ समझ ना आए, सो वी गाइस आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। कोई चीज रह गई हो, ठीक है, आपको लगता है आप बुक पढ़ें, ठीक है, कॉन्टेक्ट विथ मी और आप टीम के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं तो हम फिर एक वो लेक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे उस टॉपिक के ऊपर। ये नहीं है कि बस हमने जो है ना वो ये कि भाई सॉइल इरोजन क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, जो है वो उसके एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो क्या असरात है। सो सबसे पहले वो किसी भी टॉपिक के लिए जानी जाती है कि भाई ये भला है क्या, व्हाट इज सॉइल इरोजन। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो रिमूव हो जाती है या डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, जो स्टेशन होती है वहां से उठ के या वहां से उसको रिमूव करके या डिस्प्लेस करके किसी दूसरी जगह पर जो पहुंचने का अमल है उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन इज बेसिकली अ प्रोसेस इन विच द सॉइल इज रिमूव्ड, और डिटेच्ड का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। डिटेच्ड हो सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है, रिमूव हो सकती है, पर नहीं हो सकती। ठीक है, ट्रांसफर का मतलब ये होता है हाथ से किया है। So, होके जा सकती है, डिस्प्लेस होके जा सकती है, ठीक है, डिटेच होके जा सकती है अपनी ओरिजिनल से किसी दूसरी लोकेशन की तरफ। तो ऐसा अमल, एक जगह की सॉइल किसी दूसरी जगह तक जाके पहुंच ड्यू टू द वेरियस एजेंट्स, प्रोसेस को इरोजन। क्योंकि यहाँ पर इरोजन सॉइल की हो रही है तो हम इसको कहते हैं सॉइल इरोजन। अब इरोजन क्यों होती है, इरोजन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसके अंदर जो है वो नेचुरल फोर्सेस भी हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं। ठीक है, वो जनरली दो जो है वो उसके रीजंस हैं, या तो वो जो है वो नेचुरल होगी या फिर ह्यूमन मेड कहते हैं या ह्यूमन होती है। तो एक जियोजेनिक होती है जो नेचुरल है, जो आपकी जो है ना वो जियोलॉजिकल बेस से आपकी मुख्तलिफ नेचुरल फोर्सेस जो है वो एंथ्रोपोजेनिक। तो ये दो रीजंस हैं जिस जो है वो इरोजन आपको देखने को आया नजर। और इन दो आपकी जो सॉइल है सॉरी डिस्प्लेस हो जाए, मूव कर ले जगह से किसी दूसरी जगह पर, इसको पढ़ने की जरूरत है। व्हाट इज द फिनोमेना बिहाइंड दिस, व्हाई वी आर बिहाइंड द सॉइल इरोजन। ये इतना अहम टॉपिक क्यों हो गया कि मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाना जो है वो जरूरी समझा। तो इसका उसका जो मेजर रीजन है वो ये है कि भाई देखें, सॉइल जो है वो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। ठीक है, अगर आपके पास जमीन है और वो फर्टाइल नहीं है तो फिर आपके किसी काम की नहीं है।
अगर आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को खाना कहाँ से देंगे। तो इरोजन से क्योंकि आपकी जमीन ही लॉस हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो बन के सामने आता है। सारे मनफी असरात है, जिसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है सॉइल फर्टिलिटी। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपका जो ऊपर वाला लेयर है जिसके अंदर आपके फर्टिलाइजर और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, कभी कभार वो पूरा का पूरा बह के किसी दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो होता क्या है उससे कि आपने जिस जगह पर फर्टिलाइजर दिया था या जिस रीजन को आपने फर्टिलाइज किया था, ये जो आपकी टॉप सॉइल थी, वो अगर यहाँ से चली गई तो फिर आपके पास पीछे बचा क्या। इसका मतलब ये है कि देखें, जो ऊपर वाली लेयर फर्टिलाइजर उसके अंदर देते हैं। ऐसे नहीं है कि हम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे पहले जो है ना वो उसको जो है ना वो डिग करते हैं आपकी सॉइल को, या उसकी जो है वो खुदाई करते हैं एंड देन वी स्प्रेड आउट अवर फर्टिलाइजर्स। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। आपका जो फर्टिलाइजर है वो हार्डली 8 से 9 सेंटीमीटर नीचे पड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो जब ये इरोजन हो जाती है तो जो मेजर लॉस होता है वो होता है ये है कि आपकी जो टॉप की जो लेयर है, जैसे ये आप अगर तस्वीर देख रहे हैं, हम इसमें देखें, ये ऐसे कोई वाटर चैनल नहीं बना हुआ है इसके अंदर। और कभी भी आपको इस तरीके का जो है वो पानी का वाटर चैनल नहीं नजर आएगा। दिस इज बेसिकली इरोजन। ये क्या हुआ है कि बारिश की वजह से या किसी दूसरी वजह से, यहाँ पर तो बारिश है क्योंकि पानी इसके अंदर खड़ा हुआ है, तो इसमें से क्या हुआ है कि ये यहाँ वाली जो जमीन थी बीच वाली, ये उड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। ये बह गया, ये बहता हुआ पानी जो है वो जो है ना वो ले गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बारिश नहीं है। यहाँ पर फिर जो है एक बहुत तेज चली है, रेतीली जमीन लगी पड़ी है। तो ये देखें अब यहाँ वाली सॉइल कहाँ गई। ऐसे तो गड्ढे ही गड्ढे हो जाएंगे। फिर आपको जो है ना वो हर साल के बाद जो है ना वो इसके अंदर ट्रकों की तादाद में जो है वो मट्टी डालनी पड़ेगी, ताकि आपकी सॉइल जो है वो वापस से पूरी बन जाए। तो द प्रॉब्लम इज दैट विद द इरोजन कि ये क्या करता है कि आपकी मट्टी उड़ा के ले जाता है। अब कभी कभार ऊपर वाली सरफेस चली जाती है, कभी कभार तो इतनी गहरे जो है वो खड्डे पड़ जाते हैं कि इंसान की अकल ही जवाब दे देती है कि भाई ये हुआ क्या है। तो ये है कि भाई एक तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई हमारा टॉप लेयर था वो चला गया है। ठीक है। वो चला गया है तो अब आप क्या कैन डू नथिंग विद दिस, ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अब ये लैंड आप देखें, इसकी डिग्रेडेशन हो गई ना, ये तबाह हो गई है। अब आप इसको तो पहले बनाएं, ठीक है, इसमें मट्टी डालें, फिर इसको इसको भी आपको अगर सीधा करना है तो फिर आपको दोबारा से लेवल करना पड़ेगा। तो ये डिग्रेडेड लैंड हो गई। ठीक है। तो डिग्रेडेड लैंड का मतलब ये होता है कि जिसकी कोई भी जो है वो प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई हो। और इसमें क्या हो जाता है कि सेडिमेंटेशन हो जाती है वाटर बॉडीज की। यानी कि यहाँ से जो पानी चल रहा है, ये चलता चलता जाके किसी केनाल में गिरेगा, और केनाल के अंदर जो है ये आपकी मिट्टी जो है वो डंप होना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली उससे होता ये है कि आपके जो केनाल का डायामीटर है वो छोटा हो जाता है। जैसे हमारे जो ड्रेनेज पाइप्स होते हैं उसके अंदर जब मिट्टी चली जाती है तो पानी बहुत स्लोली जो है वो मूव करता है। सेम इज द केस विद द वाटर बॉडीज। हम ये क्यों इतना करोड़ों रुपए की जो है ना वो डिसिल्टिंग करवाती है, वाटर कोर्स की सफाई पे क्यों खर्चा होता है, क्योंकि भाई ये पानी ऊपर से आता है। ठीक है, पहाड़ों से आ रहा होता है, तो वहां से मिट्टी लेता 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 आके आपके कैनाल में गिरता है। तो वो जो उसके अंदर फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी पानी के अंदर होते हैं। तो इसके जो है वो प्रॉपरली जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कंसर्न्स वो तीन है। एक तो अगर आपका टॉप सॉइल लॉस हो गया आपका, तो आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपकी जो लैंड है वो डिग्रेडेड होना शुरू हो जाती है। देखिए, अगर आपकी फर्टिलिटी नहीं रहेगी तो आपकी सॉइल किसी काम की नहीं। एंड देन जो तीसरी बात होती है कि भाई ये कहीं ना कहीं पर तो जाके गिरेगा ना। अब क्या हुआ था, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि फ्लड्स के अंदर क्या हुआ था, ये जो रिसेंटली लास्ट ईयर हमारे पास फ्लड आया है, उसमें क्या हुआ है। उसमें ये है कि भाई देखिए, जहां जहां से पानी ये बहता हुआ आ रहा था, वहां वहां से तो पूरे घर उड़ा के लेकर आ रहा था। तो ये मिट्टी क्या चीज है उसकी। वाटर का जो कटिंग फोर्स है या जो उसका कटिंग एज का जो पावर है वो बहुत जो है वो खतरनाक होता है। ये तो फिर भी मट्टी है, वो बिल्डिंग्स उड़ा सकता है। तो देखिए, जो बहता हुआ पानी है अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है या आपके पास जो है वो जरूरत से ज्यादा आ गया है, तो उससे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उसको मैनेज करना जो है वो बहुत मुसीबत जो है ना वो आपके लिए जो है वो हो सकती है। अब ये है कि प्रोसेस ऑफ इरोजन,
इरोजन काम कैसे करती है, कैसे आपकी मिट्टी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जा पहुंचती है। ऐसे तो नहीं है कि कोई झाड़ू से लेके जा रहा है, या आपने स्क्रैपिंग कर दी है, या आपने ट्रैक्टर लगा दिया है कि भाई इसको समेट के वहां लेकर जाओ। तो जो प्रोसेस ऑफ इरोजन है उसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम कहते हैं डिटेचमेंट। डिटेचमेंट का मतलब क्या है कि उसमें क्या होता है, देखिए जमीन आपकी जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं या आपकी जो टॉप सॉइल है लेयर जो है वो डिटेच हो जाती है। डिटेच होने का मतलब ये है कि जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आप देखें, या तो मिट्टी लगती है, ठीक है। कभी कभार आपने ये देखा होगा कि यार ये हवा में इतनी मिट्टी कहाँ से आ गई, आमतौर पर तो नहीं होती, ठीक है। कभी कभार तो हमारे घर ही भर जाते हैं, तो ये मिट्टी आती कहाँ से है भाई? कभी ये सोचा है कि फ्रॉम वेयर डज दिस डस्ट इज कमिंग? ये किसी ने हवा में फेंक दी है, या किसी ने जो है वो आसमान में जो है वो मिट्टी का जो है वो एक ट्रॉलर गिरा दिया? ये भाई हमारी सॉइल्स हैं। जब हाई वेलोसिटी की विंड्स लगती हैं तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, या अगर आपकी सॉइल्स का स्ट्रक्चर लूज है, तो वहां से वो क्या करती है, हवा की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो वो पार्टिकल्स लिफ्ट हो जाते हैं हवा में। फिर ये जहां जहां जाके हवा रुकेगी वहां जाके जो है वो ये अपना जो है ना वो काम करते हैं। तो डिटेचमेंट का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आपका टॉप लेयर है सॉइल का वो डिटेच हो जाए, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हेवी रेन्स हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जब पानी जो है ना वो बरसातें होती हैं तो वो जब बहना शुरू कर देती है, ठीक है, पानी रुकता नहीं है। पानी को जहां जिस डायरेक्शन में उसको रास्ता मिलेगा वो बहेगा। तो जिस तरीके से ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि भाई ये वाटर के ड्रॉप्स जब गिर रहे हैं तो डायरेक्ट आके गिर रहे हैं किसी पत्थर के ऊपर। तो पत्थर कमजोर है, पानी के जो ड्रॉप्स हैं वो जब उसके ऊपर से गिरते हैं तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो हैं उसमें से निकल रहे हैं। तो दिस इज द डिटेचमेंट। कभी कभार क्या होता है कि ये डायरेक्ट इस सरफेस के ऊपर गिरते हैं, और यहाँ से क्योंकि ये जमीन लूज होती है तो ये जैसे ही पानी मूव करेगा यहाँ से ये छोटा सा जो है वो हिस्सा लेते हुए जाएंगे। नाउ दिस इज द डिटेचमेंट। पहला ये होता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी सरफेस से अलग हो जाए। जब वो अलग हो जाते हैं तो वो जब पानी या हवा बहना शुरू हो जाती है तो वो कहलाती है उनकी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो पहले ये डिटेच होते हैं either विद द हेल्प ऑफ हैवी रेन्स। हैवी रेन्स हो सकते हैं वहां पर। एनिमल ग्रेजिंग का मतलब ये है कि देखें जानवर जब जो है वो चारे के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, वहां पर जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर जब उनके पाँव वगैरह आते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है। तो फिर उससे क्या होता है, जो क्लॉडी स्ट्रक्चर था या ब्लॉकी स्ट्रक्चर था आपका वो अब हो गया लूज। तो जैसे हम अगर जमीन में चलते हैं तो हमारे पाँव के नीचे जो पत्थर वगैरह आते हैं वो टूट जाते हैं, जब टूट गया तो वो पाउडर बन गया। और इस पाउडर को हवा के जरिए या बहते हुए पानी के जरिए ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। इसीलिए कहते हैं कि भाई जमीन को फैलो नहीं छोड़ो। अगर फैलो आपने छोड़नी है उसको, अगर जो है वो छोड़ना ही है तो उसके अंदर कोई कवर क्रॉप लगा दो, कोई घास लगा दो, कुछ ना कुछ उसके अंदर रखो ताकि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो बाइंडेड रहें, अटैच्ड रहें, और आपका जो टॉप लेयर है सॉइल का वो एक्सपोज ना हो। ये इसका मतलब ये होता है कि एक्सपोज हो गई है। अब देखें एक खाली जमीन के अंदर जो हम क्यों कहते हैं कि दरख्त लगाओ, देखिए पानी जब मूव करता है तो वो जब दरख्तों से टकराएगा तो उसकी जो वेलोसिटी है या जो कटिंग पावर है उसका वो थोड़ा कम हो जाता है। दैट्स वाई वी कहते हैं भाई दरख्त लगाओ। फॉरेस्ट के अंदर कभी आपने सुना कि भाई सैलाब आया है? सैलाब आता ही नहीं है वहां पर। सैलाब वहां पर आता है जहां पर जमीनें जो है वो आपकी सीधी होती हैं या स्लोप पर होती हैं। तो पहला जो स्टेप है वो डिटेचमेंट है। दूसरा जो स्टेप है वो ट्रांसपोर्ट है। पहले अगर देखें यहाँ पर ये इतना बड़ा पत्थर था, ठीक है, तो पत्थर भी तो देखें ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। जब पानी इसको लगेगा तो ये उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। आप कोई भी मिट्टी का पत्थर पानी के अंदर डालें, हो ही नहीं सकता कि आपको वो कल को उसी फॉर्म में मिले, वो आराम आराम से टूटेगा। तो ये जो छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं या बहुत सारी जो रेन हो जाती है तो फिर ये क्या डिजॉल्व होके छोटे छोटे पार्टिकल्स की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। फिर जैसे ही ये पानी ऊपर से नीचे मूव करेगा, ये डिजॉल्व हुए हुए पार्टिकल्स पानी के साथ मूव करेंगे। इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। मिसाल के तौर पे यहाँ का पार्टिकल था, यहाँ डिटेच हुआ, ये इसकी ट्रांसपोर्ट हो रही है, अल्टीमेटली ये देखें एक जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा।
डिपोजिशन का मतलब ये है कि जहां पर जाके आपके जो फॉरेन सॉइल की पार्टिकल्स हैं वो किसी दूसरी जगह पर, जहां पर जाके ये पानी रुकेगा या जहां पर जाके ये हवा रुकती है, तो वहां पर वो पार्टिकल्स गिर जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हवा लग रही होती है, हमारी खिड़कियों से अंदर आ रही होती है, तो हमारी दीवारों के साथ या हमारे फर्नीचर के साथ टकरा के फिर रुक जाती है, या उसकी जो वेलोसिटी कम हो जाती है, तो वो मट्टी जो है वो हमारे घर में ही जो है वो रह जाती है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद द इरोजन, कि भाई इरोजन क्यों इतनी खतरनाक है। देखें, आपकी सॉइल ही जो है ना वो उठा के ले जाती है। कभी कभार ये जब हेवी रेन होते हैं, जैसे हमारे पास फ्लड आया था, तो पता नहीं कितने लोगों की जो है ना वो खड़ी हुई फसलें ही उड़ा के ले गया था। पानी बहुत खतरनाक थी, एक बिल्डिंग को भी गिरा सकता है। ये तो फिर भी आपके जो है वो क्या कहते हैं, यू हैव वो ऑप्शन ये। लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि जो चीजें स्लोप पर होती हैं, यानी कि जहां से आपकी ढलान होती है, ये देखें ये स्लोप है, तो ये जो स्लोप से पानी मूव करता है, तो जितनी आपकी जो जमीनें हैं वो स्लोप के ऊपर अगर होती हैं, तो वहां से ये मूव करता करता सिर्फ उनका बेड़ा गर्क नहीं करता जो स्लोप पर होती है, लेकिन जहां पर जाके ये पानी डिपॉजिट होगा या रुकेगा, वहां पर भी ये सारा मटेरियल डिपॉजिट कर देगा। फिर वो क्या करेगा बेचारा, उसको भी फिर जमीन खाली करनी पड़ती है। तो दिस इज द वे हाउ द प्रोसेस ऑफ इरोजन जो है वो किस तरीके से जो है वो आपको अफेक्ट करता है या काम करता है। आप लोगों के लिए देखें इसमें देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको इसमें से जो है वो समझनी पड़ेंगी, एंड द टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी टेक्निकल। एक झटका आप लोगों को आज आ गया होगा टेस्ट के अंदर देख के कि ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप लोगों को सही तरीके से जो है वो पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद एक दूसरी चीज है, वो ये है कि भाई ऑफ इरोजन, ठीक है, कैटेगरीज ऑफ इरोजन क्या होती है। देखें, प्रैक्टिकली कैटेगरीज का मतलब ये है कि इरोजन को हम कितनी क्लासेस में बांटते हैं, टाइप्स की बात नहीं हो रही। कैटेगरीज की बात होती है कि क्लास कितनी है। भाई क्लास का मतलब ये होता है कि पहले दर्जे की है, दूसरे दर्जे की है, तीसरे दर्जे की है। तो इस वजह से हम इसको जो है वो दो कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी जो आती है वो है जियोलॉजिकल इरोजन। जियोलॉजिकल इरोजन जो है ये एक ऐसी इरोजन है जो कि नेचुरल है, ठीक है। हम काफी दफा इसको जो है वो पढ़ते हुए भी आए हैं कि भाई ये जियोलॉजिकल जो है वो प्रोसेसेस कंटिन्यू है। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी इरोजन है जिसके इफेक्ट्स आपको नजर नहीं आते, यानी कि आपको पता नहीं लगेगा कि यहाँ पर इरोजन हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन होती है। ठीक है, जो लोग ट्रैवल करते हैं, फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, वो देखें, अगर आप कराची भी जाते हैं या यहाँ से आप जामशोरों से जब सेवन की तरफ जाते हैं, तो आपको नजर आएगा कि यार इतना बड़ा ये ऊपर पहाड़ है, इसके पत्थर तोड़े किसने। तो बेटा वो किसी ने तोड़े नहीं होते, वो नेचुरल फिनोमिना है, चलता रहता है। इरोजन की एक ऐसी टाइप है जो नेचुरल है, जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल इरोजन। हमारी जो वेदरिंग होती है रॉक्स एंड मिनरल्स की, ठीक है, देखें जमीन जो हमारे पास सॉइल बन गई है उसके अंदर भी प्रोसेस ऑफ वेदरिंग कंटिन्यू है। तो ये जो वेदरिंग का जो अमल है वो चलता रहता है। जैसे आप इस तस्वीर में देखें, तो ये जो पत्थर अब आपको जो है इनके अंदर दरारें नजर आ रही हैं, इनके अंदर लाइंस नजर आ रही हैं, ये कमजोर पड़ गए हैं, ये क्या अजल से ऐसे थे? ऐसे नहीं है, दे हैव बीन इफेक्टेड बाय द इरोजन। तो जियोलॉजिकल इरोजन जो है वो ऐसी फॉर्म है इरोजन की जो कि नेचुरल होती है, होती रहती है, वो हर वक्त जो है वो कंटिन्यू होती है। लेकिन इसके जो असरात हैं या इसका जो नुकसान है वो इतना ज्यादा नहीं होता। और ये एक ऐसी इरोजन है जिसके अंदर जो आपकी जमीन का जो नुकसान हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जितनी आपकी जमीन एक साल में बन जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, जमीन भी बनती रहती है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने जब आपको पहले भी पढ़ाया था उसने ये बताया था कि भाई हजारों साल लगते हैं जमीन बनने में, ये एक ऐसे एक दिन की कहानी नहीं है। तो जो जियोलॉजिकल इरोजन है उसमें जो नुकसान होता है, क्योंकि वो बराबर होता है जितनी जमीन बनी है, तो इस वजह से हमें नजर नहीं आता। यानी कि ये इतना कम होता है कि एक साल में जितनी जमीन बन सकती है ना उसके बराबर ही जो है ना वो इसमें से मट्टी लॉस होती है। ठीक है, अब ये है कि इसके पीछे रीजन क्या है। जियोलॉजिकल इरोजन नेचुरल तो है, लेकिन कैसे होती है, यहाँ पर आके कोई परिंदे जमीन को खा जाते हैं, या कोई अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, या कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे जो प्रॉब्लम है, इसके पीछे जो
प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है ही ये कि भाई इसके अंदर जो वेदरिंग हो रही है, यानी कि एक रॉक पड़ा हुआ है आपकी जमीन के ऊपर, तो वो जब वेदरिंग होगी तो उसमें से छोटे छोटे जो है ना वो पार्टिकल निकलेंगे। वो पार्टिकल्स जो है ना वो हो सकता है कि वॉश आउट हो जाए या आपके जो है ना वो ट्रांसफर बैक हो जाए। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि भाई ये एक नेचुरल इरोजन है। दूसरी जो इरोजन की फॉर्म है उसको हम कहते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन। अब एक्सीलरेटेड का मतलब ये है कि ये बहुत तेज होने वाली इरोजन है। एक्सीलरेटेड इरोजन जो है वो ऐसी फॉर्म ऑफ इरोजन है जिसके अंदर जो आपके इम्पैक्ट्स हैं या असरात हैं इरोजन के, वो क्लियरली विजिबल होते हैं। जैसे ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखिए ये भी इरोजन है, ठीक है ना। ये किसी ने खदानी खोदा हुआ जो है ना वो हाथ से, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इरोजन। अब यहाँ पर देखें, आपको कहीं पर भी पता नहीं पड़ेगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। ये तस्वीर आपको खुद नहीं बता रही, लेकिन यहाँ पर इरोजन हो रही है। वो हो इतनी कम रही है पहली वाली में कि आपको नजर ही नहीं आ रही, ना कोई जो है ना वो चीज उड़ती हुई नजर आ रही है आपको, ना कोई दूसरी चीज नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आपको अपनी फील्ड के अंदर जो है वो विद इन द फील्ड एक बहुत बड़ा जो है वो आपको क्या कहते हैं, एक गैप सा नजर आ रहा है, एक खड्डा सा जो है वो आपकी जो है ना वो बन गया है। अब ये देखें, यहाँ तक नहीं है, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, इस साइड भी चल रहा है, इस साइड भी चल रहा है। तो ऐसी इरोजन या इसी फॉर्म ऑफ इरोजन जिसके जो असरात हैं या इम्पैक्ट्स हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होना शुरू हो जाएं आपकी सॉइल की सरफेस पे, तो उस फॉर्म ऑफ इरोजन को हम कहते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन। एक्सीलरेटेड का मतलब ये है कि इसको किसी ने तेज कर दिया है। याद रखें, इरोजन इज अ नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। इरोजन क्या है? एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन कभी कभार हम अपनी गलतियों की वजह से या मिसमैनेजमेंट की वजह से भी उसको क्या कर देते हैं, एक्सीलरेट कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, हमारे पास पानी कम आ रहा था, हमने क्या कर दिया, पीछे रोक दिया पानी, ठीक है। फिर जब हमने देखा कि भाई पीछे से और आ रहा है, जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था हमारे साथ, जब इन्होंने जो है वो ये कादू में जो है या खैर माथन शाह के अंदर जो है वो उन्होंने जब कट दिया था, जी पहले इनको पता नहीं था कि भाई हम इसको निकाल दें या आराम से इस पानी को आगे रास्ता दे दें। तो पहले वो अगर होती तो बहुत कम नुकसान होता, बहुत कम जमीनें जो है ना वो जेर आब होती। लेकिन जब आपने उसको रोक दिया, दिस इज द मिसमैनेजमेंट। अब आपको पता ही नहीं था कि पीछे से और पानी आएगा और आपने एकदम से उसको छोड़ दिया। तो अब देखें, पानी का जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो चीजें उठा कर ले जा सकता है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ इरोजन को हम कहते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन। अब यहाँ पर देखें उसका उल्टा है। उधर क्या हो रहा था जियोलॉजिकल इरोजन में, उधर हमने एक बात पढ़ी कि भाई जो अमाउंट ऑफ लॉस है सॉइल का, यानी कि जितनी मिकदार में जमीन जाया होती है वो बराबर होती है जितनी बनती है, यानी कि इतनी कम इसका नुकसान है कि हमें नजर भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्टा है। यहाँ पर जितनी जमीन एक साल में बनती नहीं है किसी जो है वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड में, उससे ज्यादा जो है वो आपकी जो है ना वो नुकसान में चली जाती है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज एक्सीलरेटेड फॉर्म ऑफ इरोजन, ठीक है। तो आगे इसकी टाइप्स के जाने से पहले मैं आपको एक समराइज इसको कर दूं इधर के, भाई इरोजन का मतलब है वॉश अवे, रिमूवल ऑफ सॉइल, बह जाना जमीन का पानी के साथ या उड़ जाना हवा के साथ और एक दूसरी जगह पर जाके उनका जमा होने का जो अमल है, उस अमल को हम कहते हैं इरोजन। इरोजन कैन बी नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन मेड ऑल्सो, ठीक है। ये जो आपकी जियोलॉजिकल इरोजन की जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द नेचुरल फॉर्म ऑफ इरोजन, ठीक है। ये नेचुरल है, इसमें वैदरिंग होती है रॉक्स एंड मिनरल्स की, या जो पार्टिकल्स हैं वो और फाइन हो जाते हैं, और फाइन जब हो जाते हैं तो बहुत हल्के पड़ जाते हैं, फिर जैसे ही हवा लगती है थोड़े बहुत उनमें से उड़ के चले जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन मेड है उसके अंदर जो है वो एक्सीलरेटेड इरोजन आ जाती है कि भैया आपने अपनी हरकतों की वजह से इसको जो है वो ज्यादातर जो है वो डिटेच किया है, ठीक है। तो इरोजन का अगर हम अमल समझें तो इरोजन का जो पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में होता है, ऐसे नहीं है कि एकदम से हो। सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि भाई आपकी जो सॉइल है या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिटेच हो, ठीक है। हमने अक्सर देखा देखा हुआ होता है कि क्योंकि हमारी जो टॉप लेयर होती है उसके ऊपर ट्रैक्टर भी चलते हैं, हैवी मशीनरी चलती है,
तो उसके ऊपर जो है ना वो एक पाउडरी सा जो है ना वो सॉइल का मटेरियल पड़ा हुआ होता है। अब ये जो पाउडरी सा सॉइल का मटेरियल है ना, इसको तेज हवा भी लगी तब भी ये डिटेच हो जाएगा, या अगर आप इसको पानी देंगे तब भी ये जो है ना वो आगे बह जाए। तो जो पहला स्टेप है इरोजन के अंदर, उसको हम कहते हैं डिटेचमेंट। कि भाई आपकी डिटेचमेंट हो, अलग अलग हो जाए आपकी जो पार्टिकल्स है। इसके पीछे 3 से 4 रीजन हैं। पहली बात कि भाई हैवी रेन्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। एनिमल ग्रेजिंग में मैंने आपको बताया कि भाई एनिमल ग्रेजिंग में और कुछ नहीं करते, उनके चलने फिरने से। अब ये नहीं है कि ये फूंक मारते हैं आपकी सॉइल को कि आपके पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये क्या करते हैं, जब ये ग्रेजिंग करते हैं या उस जमीन के ऊपर चलते फिरते हैं, तो आपकी जो टॉप लेयर है वो ज़ाया हो जाती है, एंड जो है ना वो कमजोर हो जाते हैं, आपके क्लॉट्स ब्रेक हो जाते हैं, एंड देन द सॉइल जो है वो आपकी वो इजीली जो है वो क्या कहते हैं अपना ट्रैवल हो सकती है, या एक जगह से दूसरी जगह। हैवी विंड्स लगती हैं, ये देखें आमतौर पर हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन जहाँ पर ये ड्यून्स चलती हैं, या ये जो मट्टी का तूफान अगर आपके पास आ जाए, ये कहते हैं ना कि भाई मट्टी का तूफान आ रहा है, तो मट्टी का तूफान क्या मतलब? समंदरी तूफान तो समझ आता है कि भाई समंदर से जो है वो आ रही है ये विंड्स। मट्टी के तूफान से क्या मुराद होती है? मट्टी के तूफान का मतलब ही यही है कि भाई वो विंड इतनी तेज है, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है या वेलोसिटी है वो इतनी तेज है कि वो अपने साथ जहां जहां से गुजरेगी वहां से मट्टी को उड़ाती हुई जाएगी। तो दिस इज, देखें, ये आमतौर पर फिनोमेना हम सुनते हुए आ रहे हैं, ऐसे बड़े नहीं हो गए आप सब मेरी तरह। लेकिन ये है कि फिर साइंटिफिकली अब हमें जो है वो पढ़ने का मौका उनको, क्योंकि अब मिल रहा है, तो अब हम जो है वो उनको थोड़ा जो है वो सीरियसली